आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है मिस्टर इंडिया की। मैंने रीज़न पहले वाली वीडियो में आपको दे दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो फॉलो करी उनको पता है कि ये वीडियोस इतनी लेट आना काफ़ी ज़्यादा इनके चांसेस तय था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर इंडिया 2024 की, जो हाल ही में कॉम्पिटिशन हुआ था पंजाब में। और मैंने जैसे ही इस कंपटीशन की वीडियोस देखी और देखे इसके नीचे कमेंट्स, तो मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें तो नहीं, लेकिन बहुत ही फैमिलियर चीज़ें देखी इस बार। देखो, इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है दो चैनल्स को। पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जिन्होंने कि सारे मिस्टर इंडिया की वीडियोस अपलोड करी, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट्स और कुछ वीडियो फुटेजेस ली है। और दूसरा सबसे बड़ा असीम भाई को, जो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर के ओनर हैं, तो वहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर शूट करा, मिस्टर इंडिया कवर करा, उन्होंने वीडियो डाली, उसके नीचे कमेंट्स आए। मैंने एक्चुअली में वो कमेंट्स भी पिक करे हैं और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्यों लोगों के अब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक बार ज़रा नज़र डालते हैं कि आप लोग क्या बोलते हो मिस्टर इंडिया को देखने के बाद में आज के ज़माने में। एक कमेंट में पढ़ता हूँ, वाई इंडियन बॉडी बिल्डर्स आर नॉट गुड इन पोजिंग। मिस्टर इंडिया से अच्छा है प्रो कार्ड के लिए compete करो, आगे जाकर इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन करो। ये कार्टून जैसा पेंट क्यों किया है बॉडी पे, सर्कस है क्या? इसके बाद में वाई दे ऑल हैव वीक बैक, hamstrings and glutes, and why they are not that much shredded. Why they do not compete in IFBB/Sheru Classic for Pro Card. Everyone look like 4 week out IFBB Pro Bodybuilder, यानी IFBB Pros के कंपैरेटिवली ये सब लोग 4 हफ्ते दूर लग रहे हैं कंपटीशन से। इंडियन बॉडी बिल्डर्स का पेट क्यों निकला होता है? तो ये सब मैं अभी कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ। और दोस्तों, जाहिर है कि ये कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले का अगर ज़माना होता ना, तो ये कमेंट्स ना आते, बिल्कुल भी नहीं। पर आज हमारी ऑडियंस ऑल अबाउट ओलंपिया की या किसी और बॉडी बिल्डिंग चैनल की ऑडियंस इतना ज़्यादा देख चुकी है पूरी दुनिया भर के कॉम्पिटिशन, खास तौर से उस IFBB प्रो लीग को, उस मिस्टर ओलंपिया को, आर्नोल्ड क्लासिक को, और हम जानते हैं कि उस लेवल की फिजिक कैसी होती है। आज ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है और पहचान चुकी है कि बाहर की बॉडी बिल्डिंग, बाहर के बॉडी बिल्डर्स किस लेवल पे compete करते हैं। और वहाँ से कंपैरिजन जब उठाया गया है तभी ये कमेंट्स सामने आए हैं। ये सारे कमेंट्स उसी कंपैरिजन के चलते हैं जो हम एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को। वहाँ की टैनिंग बढ़िया होती है, वहाँ की पोजिंग अच्छी होती है, वहाँ पे पेट नहीं निकला हुआ आज के ज़माने में, कंडीशनिंग बहुत ही हाई सुपीरियर क्वालिटी की होती है, मास उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है और श्रेडेड भी वो हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं। पर आज से 10 साल पहले हमें यही स्टैंडर्ड्स काफ़ी लगते थे। हमें लगता था इंडियन बॉडी बिल्डर्स ही बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि हम उस कुएं से कभी बाहर निकले नहीं थे। और यही रीज़न है कि क्यों आज हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स क्रिटिसाइज हो रहे हैं मिस्टर इंडिया जैसे एक टॉप स्टेज पर चढ़ने के बाद भी, जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल का मिस्टर इंडिया मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था इनके जजिंग सिस्टम के ऊपर में, इनके कंपैरिजन राउंड्स को लेकर के। वो वीडियो आप में से बहुत लोगों ने पसंद की है। वो वीडियो एक्चुअली में थोड़ी सी ऐसी थी जो कहीं और ही डायरेक्शन में चली गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं मिला होगा उस शो को जो पिछले साल के लुधियाना में हुए उस शो को मिस्टर इंडिया को मिला था। हालांकि मैं इसको पिछले साल का कह रहा हूँ, ये गलत होगा, मैं अपने आपको ऑटो करेक्ट करना चाहता हूँ। ये शो हुआ था 25 दिसंबर 2022 को, तो 2023 में पूरे साल कोई मिस्टर इंडिया नहीं हुआ, 2022 में हुआ था ये। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस कॉम्पिटिशन को वर्स्ट मिस्टर इंडिया बोला गया था। और ये मैंने नहीं कहा कि कोई कहीं मैं अपनी वो कोई सोच यहाँ पर थोप रहा हूँ, ये वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने बोला है, ये मेरे वीडियो के कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, तो ये कुछ भी मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। इस शो में हम देखते हैं कि राम निवास की किस तरह से इंसल्ट करी थी नीचे बैठे हुए स्पेक्टेटर्स ने। और स्टिल वो बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड थे। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए एक एथलीट को। लेकिन जजेस क्या कर रहे थे? उनके मुंह पे ताला लगा था, ऑर्गेनाइजर्स के मुंह पे ताला लगा था, जो फेडरेशन रन कर रहे हैं उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला किसी ने। और सिक्योरिटी पता नहीं होती भी है कि नहीं, क्योंकि कोई कुछ भी कर रहा था। तो वो एक एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो गया था कि वो स्टैंडर्ड्स थे ही नहीं मिस्टर इंडिया वाले लास्ट ईयर। और इसीलिए वर्स्ट कहना भी कई लोगों ने इसको ठीक नहीं समझा, कई लोग मान रहे थे उससे भी खराब था। उस टाइम के रेनिंग मिस्टर इंडिया सागर कतुर्दे ने अपनी कैटेगरी जीती और उसके बाद चले गए कंपटीशन छोड़ के बीच में ही। कोई उसकी रीजनिंग नहीं थी। फर्ज करके देखो, कोई मिस्टर ओलंपिया एकदम से चलता हुआ शो छोड़ के चला जाए और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो कैसा लगेगा जनता को? यहाँ पर ऐसा ही हुआ था। एक रेनिंग मिस्टर इंडिया अचानक से शो चलते हुए में से गायब हो गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया था मिस्टर इंडिया को लेकर के, इनके एक जजिंग सिस्टम और इनके कंप्लीटली कंपैरिजन के सिस्टम पे, जिसमें कि ये लोग चैंपियन ऑफ चैंपियंस का चुनाव करते हैं। मैंने तब बात रखी थी कि ये लोग 55 किलो से लेकर के 100 किलो प्लस वाले एथलीट को भी एक टाइम पे कंपेयर कर देते हैं और उनमें से एक विनर चुनते हैं जिसको कि मिस्टर इंडिया बनाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 55 किलो वाला कभी 100 किलो वाले को हरा करके मिस्टर इंडिया बन जाए?
अगर आप सोच के देखो तो ये कुछ ऐसा होगा कि आप एक 100 सीसी बाइक को एक 900 सीसी बाइक से कंपेयर कर रहे हो, लेकिन कंपैरिजन तो कर सकते हो टेक्निकली यस, बट वो एक सेंसलेस चीज़ होगी करनी। कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में किया जाता है, कंपटीशन फिर चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए ये कंपैरिजन जो ये मिस्टर इंडिया सिस्टम अपॉइंट करके रखता है, ये एक इलॉजिकल है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप 60 किलो वाले या 55 किलो वाले को अप्रिशिएट कर रहे हो कि आप इस कैटेगरी को जीतो, और इसी बॉडी पे हम आपको मिस्टर इंडिया भी खिलवाएंगे कंपैरिजन फाइनल राउंड में। ऐसे तो आप 45 किलो की भी क्लास बना दोगे और उसको भी कहोगे कि इसको जीत जाओ, और 45 वाले का भी हम 100 किलो वाले से कंपैरिजन कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी जीत सकता है मिस्टर इंडिया और हरा सकता है 100 किलो वाले को। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग एप्रिसिएशन, क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हो इसीलिए वो उस कैटेगरी में खेलता है। आप उस कैटेगरी को ही अगर हटा दोगे तो उसकी मजबूरी है, उसको अपना वजन बढ़ा करके इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी में सुधार करना पड़ेगा, मसल ऐड करना पड़ेगा। और फर्ज करो 60 किलो अगर होगी ही नहीं कैटेगरी, तो उसको भी 100 किलो का बॉडी बिल्डर बन के आना पड़ेगा। दैट्स द सीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ से इम्प्रूवमेंट का बीज बोया जाएगा, क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हो उसकी उस 60 किलो वाली लिमिट को, इसीलिए वो 60 किलो में खेल रहा है और सालों साल खेलता ही चला जाएगा। क्या ये सोच मेरी कोई गलत है? आप अप्रिशिएट करना बंद कर दोगे तो एथलीट इंप्रूव भी करके दिखाएगा। आप अगर यही अप्रिशिएट करने की एक और क्लास बना दो 45 किलो की, तो एथलीट वहाँ पर भी आ जाएगा। बट मुझे अब ऐसा लगता है कि मिस्टर इंडिया को ये कंपैरिजन लॉजिकल लगता है, उनको इसमें कोई खराबी नहीं दिखती है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तभी ये ऐसे सिनेरियोज रख देते हैं एथलीट्स के सामने। और मुझे नहीं लगता कि वो एथलीट भी इस बात को मानता होगा कि वो कभी 100 किलो वाले को हरा सकता है, उसको भी अपनी क्लास ही जीतने से मतलब होता होगा। तो इसीलिए ये अप्रिसिएशंस थॉट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं एथलीट्स में, इसीलिए हमेशा अपनी क्लास जीतने के बारे में सोचते हैं, उससे बाहर निकल के रिस्क लेने की नहीं। हम अपने इस साल के मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। इस साल बहुत सारे लोगों ने बोला सर्कस इस कॉम्पिटिशन को, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पर टैनिंग होती है, अब लोगों को वो भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि हम लोग देख करके बैठे IFBB प्रो के वो प्रो 10, अब हमें इनकी पोजिंग करने का तरीका भी पसंद नहीं आता है, अब हमें इनकी शेप भी प्रपोर्शन में नहीं लगती है, ना मास उतना दिखता है और ना ही कमराडरी है, यानी कि आपस में लड़ना ज़्यादा रहता है। बाहर तो बहुत ज़्यादा भाईचारा रहता है, तो हर एक चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, बॉडी से लेकर मॉरल्स तक सब जगह, और इसलिए आप लोगों के कमेंट्स इतने नेगेटिव हैं। खैर हम लोग ये बात नहीं करेंगे आज के इंडियन बॉडी बिल्डिंग को फॉरेन से कंपेयर करें, हम लोग आज कंपेयर यहाँ पर मेनली करेंगे इनके पोजिंग राउंड्स को, आपस में कौन कैसा दिख रहा था, और फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं फॉरेन बॉडी बिल्डर से कंपैरिजन फिर भी लगा रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें अब कमियां वो दिखती हैं जो पहले हम नोटिस नहीं करते थे। यहाँ पर देखो इस बार ना हमने कुछ अजीब चीज़ देखी। अजीब चीज़ ये देखी कि रामनिवास आमतौर पे 100 किलो की कैटेगरी के अंडर में खेलते हैं, और जो अनुज सालियान है वो 100 kg प्लस वाली कैटेगरी में खेलते हैं। पर इस बार अनुज सालियान ने फॉर सम रीज़न ये डिसाइड किया कि वो 100 kg की नीचे वाली कैटेगरी में खेलेंगे, यानी कि रामनिवास की कैटेगरी में। और ऐसे में इन दोनों में से कोई एक ही बॉडी बिल्डर इस कैटेगरी को जीत करके फिर फाइनल्स में जाता। रूल यही है कि इनके पास जैसे 55 किलो से लेकर के 100 किलो तक की और 100 किलो से ऊपर तक की कैटेगरीज है, सब में एक एक विनर जीतता है, और फिर उन जीते हुए विनर्स का आपस में कंपैरिजन होता है, फिर उनमें से एक विनर निकलता है, जिसको कि ये मिस्टर इंडिया मानते हैं। तो यहाँ पर अनुज वर्सेस रामनिवास का कंपटीशन एक ओवरऑल कंपटीशन पिछले साल हुआ था, इस बार वही सिर्फ एक कैटेगरी कंपटीशन बन करके रह गया, यानी कि 100 kg में से इन दोनों में कौन बेस्ट है ये डिसाइड करने वाला एक कंपटीशन बन के रह गया। और मैं सही बताऊं, जब मैंने ओवरऑल इन दोनों के सारे कंपैरिजन्स देखे, बॉडी को कंपेयर करा, तो मैंने ये पाया कि अनुज सालियान ना पिछली बार ज़्यादा रिब्ड थे, ज़्यादा ड्राई भी थे। पिछली बार का पैकेज मुझे अनुज का ज़्यादा बेटर लगा था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। वहीं रामनिवास की अगर बात करता हूँ तो स्टार्टिंग हम करते हैं पहले फ्रंट रिलैक्स्ड पोज से। यहाँ पर दोनों बॉडीज़ में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, बिकॉज रिलैक्स्ड बॉडीज़ में उतना कंडीशनिंग डिफरेंस नहीं नज़र आता, हालांकि देखने वाले को वो भी दिख जाएगा कि रामनिवास की कंडीशनिंग वे अहेड है। पर जैसे ही इन्होंने दोनों ने फ्रंट डबल बाइसेप हिट किया, जमीन आसमान का अंतर, दिन रात का अंतर दोस्तों समझ में आ गया। और ऐसा हुआ कि रामनिवास के बॉडी ने ऐसी टाइटनेस और कंडीशनिंग जो पहले ही पकड़ के रखी थी वो इतनी ज़्यादा कस गई कि वो कंपटीशन ही वन साइडेड हो गया था उस कंडीशनिंग से। देखो सबसे पहली बात तो होती है बॉडी की एक शेप सिमेट्री, ठीक है, वो रामनिवास के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी दिखाई देगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाइसेप्स की, तो मैंने पिछले साल की वीडियो में भी ये वाली बात रखी थी कि रामनिवास के बाइसेप्स ज़्यादा हार्ड भी है, ज़्यादा कंडीशन भी है, स्किन पतली है वहाँ पे, और अनुज के बाइसेप्स में उतना ज़्यादा मसल मैच्योर नहीं है। ऑब्वियसली रामनिवास के साथ में एक एज का फैक्टर भी है कि उनकी मसल्स पक गई, मैच्योर हो गई, लेकिन कंडीशन और पीक तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पर इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा श्रेडिड थी, इतनी ज़्यादा छिली हुई थी,
जैसे ही इन्होंने पोज हिट किया, पहली बात तो इनके लैट्स मुझे पहले से थोड़े से ज़्यादा बड़े लगे। अब हो सकता है कैमरा एंगल की वजह से ऐसा लग रहा हो, बट इनके लैट्स मुझे बड़े लगे इनके पिछले साल के वर्जन से। और अनुज सालियान की बॉडी वहीं हमें सॉफ्ट दिखाई दी, पिछले साल के अनुज ज़्यादा हार्ड थे। लेग्स रामनिवास के डेफिनेटली साइज में कम है, अनुज सालियान के बड़े हैं, बट रामनिवास के लेग्स के अंदर जो शार्पनेस है, एक एक फाइबर की डिटेलिंग, एक एक क्वाड मसल का सेपरेशन, वो काबिल तारीफ है। तो ऐसे में ये पोज कैसे ना जीते। तो इसीलिए जैसे ये दोनों रिलैक्स खड़े थे तो उतना डिफरेंस नहीं समझ आ रहा था, बट जैसे ही इन्होंने पोज हिट किया दोनों ने, रामनिवास ने एक डोमिनेंस अपनी क्लियरली यहाँ पर क्रिएट कर दी और अनुज सालियान की सॉफ्ट बॉडी से अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर साबित कर दिया। अनुज सालियान के लैट्स भी हमेशा से कमज़ोरी रहे हैं, पर इस कंपटीशन में हमने ये भी देखा ना सिर्फ लैट्स बल्कि उनकी राइट चेस्ट में गायनो भी दिखाई दिया, वो विजिबल होने लग गया है अच्छे तरीके से। और रामनिवास के साथ पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म हमेशा उनकी चेस्ट में एक जो टीयर आ रखा है वो रहता है, वो आगे जा करके और दिखा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्रंट लैट स्प्रेड की, तो इन दोनों एथलीट्स ने अपने लैट्स खोलने की कोशिश करी। रामनिवास के लेग्स में अगेन आपको एनाटमी चार्ट दिख जाएगा, लेग का एक एक मसल सेपरेशन। अनुज सालियान की बॉडी आपको दिखेगी सॉफ्ट, और मैं सही बताऊं अनुज सालियान की फिजिक वाटर भी पकड़ रही है और इस बार कहीं ना कहीं वो शार्पनेस भी नहीं है मसल्स में, और गायनो अच्छे से दिख रहा है। तो फ्रंट लेट स्प्रेड की हम बात कर रहे थे, क्लियरली यहाँ पर रामनिवास अपनी कंडीशनिंग से इस पोज को जीत जाएंगे। और लेट्स इन दोनों ही बॉडी बिल्डर्स के एकदम बराबर खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट्स नहीं होती इंडियन बॉडी बिल्डर्स पे, ये हमें पता है कि हमारे सारे बॉडी बिल्डर्स वीक बैक के साथ ही हमेशा से रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, लेकिन कंडीशनिंग में रामनिवास बहुत ज़्यादा आगे। इसके बाद अगर बात करता हूँ साइड चेस्ट पोज की, तो अनुज सालियान की हमेशा से खूबी रही है कि उनकी चेस्ट बहुत ही मोटी है, बहुत ही मोटे पेक्टोरल्स हैं, उनके फाइबर्स भी आते हैं, लेकिन इस साल उतने विजिबल नहीं हुए बिकॉज वही कि कंडीशनिंग उस लेवल की नहीं थी। इस पोज में हम देखेंगे कि दोनों ही एथलीट्स हैवी ब्रीदिंग कर रहे हैं और ये दोनों स्टमक से ज़्यादा करके ब्रीथ कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि दोनों की पोजिंग प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है जिस तरीके से फॉरेन एथलीट्स की रहती है। अनुज सालियान अपने पेट को होल्ड करके नहीं रख पा रहे, उनको फ्रीक्वेंटली बार बार सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और वहीं आपको मैं अगर रेफरेंस दिखाऊं तो हमारे फॉरेन एथलीट्स हार्डी शुपन सैमसन दौदा, जब वो पोज होल्ड करते हैं साइड चेस्ट वो भी करते हैं, बट उनका होल्ड रहता है स्टमक पे। क्यों होल्ड रहता है? क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी ज़्यादा है कि पकड़ के कैसे रखना है पोज को उन्हें अच्छे तरीके से आ गया है। पोजिंग करना बहुत टफ चीज़ होती है, पसीने छुड़ा देती है ये, इसीलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस करी जाए उतनी ही बेहतर आप होते हो एट स्टेज। आपका स्टेमिना उतना ही हाई होता है पोज को पकड़ के रखने का। इंडियन बॉडी बिल्डर्स क्लियरली यहाँ पर लैक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स जायज़ है जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में करे कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स पोजिंग में भी लैक करते हैं। हाँ, अगर बात करूँ इस वाले पोज के ओवरऑल कि कौन इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अनुज की बॉडी ज़्यादा मास कैरी कर रही है, रामनिवास की बॉडी ज़्यादा हार्डनेस दिखा रही है, पकी हुई मसल्स। प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी चेस्ट का वो वाला हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें कि अच्छा खासा कट आया हुआ है, जिसमें कि अच्छा खासा इंजरी हुई है। वो वाली साइड नहीं दिखा रहे जो दूसरी साइड उनकी ज़्यादा एक इंजरी फ्री साइड है। मे बी वो उनको साइड लगती हो कि वहाँ पर उनके आर्म्स की डेवलपमेंट, शोल्डर का डेवलपमेंट उतना अच्छा ना हो, शायद इसके लिए वो अपना ये वाला एक इंजर्ड साइड दिखा रहे हो। 2022 के मिस्टर इंडिया में भी रामनिवास ने अपना यही इंजर्ड साइड दिखाया था और वो कट काफ़ी विजिबल था। तो अब ये जजेस की कॉल रही होगी उन्होंने किसको इस वाले पोज में जिताया होगा। मेरे हिसाब से इस वक्त पे रामनिवास इस पोज को ज़्यादा अच्छा अभी भी हिट कर रहे हैं, ज़्यादा मुझे वो बैलेंस में दिख रहे हैं और उनकी मसल्स ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर इसके बाद में बैक पोजेस की जैसे ही बात आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है रामनिवास के फेवर में, क्योंकि इनकी फिजिक में ना सिर्फ बैक ज़्यादा बेहतर है अनुज सालियान से, बल्कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। और इतने अच्छे फाइबर वाले ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स किसी के है ही नहीं, पूरे कंपटीशन में नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ना काफ़ी अलग रख दे रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल बैक लेट स्प्रेड की अगर हम बात करें, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि रामनिवास की बॉडी HD में है और अनुज सालियान की बॉडी 480p में है। वो फ़र्क ऐसा लग रहा है क्योंकि मसल्स इतनी ज़्यादा शार्प है रामनिवास के पास में कि वो HD मसल्स लग रही हैं। वो ग्लूट्स में फाइबर्स, हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन, बैक में एक जो टैनिंग भी, और ऊपर से पतली स्किन के नीचे वाटर नहीं बिल्कुल भी, वो फ़र्क दिखेगा, वो क्वालिटी दिखेगी रामनिवास की फिजिक में जो अनुज सालियान लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम बैक डबल बाइसेप पोज की इससे पहले बात कर रहे थे, तो अनुज सालियान की बैक में मसल्स ही नहीं है जो वो आसपास भी खड़े हो पाए रामनिवास के। आमतौर पे एथलीट्स टाइम के साथ इम्प्रूव होते हैं, पर हमारे यहाँ ये चलन है नहीं। इंडियन एथलीट्स इम्प्रूव नहीं, डिक्रीज़ ज़रूर हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखो 5 साल पहले अनुज सालियान इस तरीके का बैक डबल बाइसेप शो करते थे। ऑब्वियसली लाइटिंग अलग है, टैनिंग अलग है, बट यहाँ पर आपको मसल्स भी दिखेंगी पॉप होती हुई।
और पुल करने का तरीका पोज का, लेकिन तब से अब तक इन 5 सालों में क्या इंप्रूवमेंट करा है इन्होंने वो आपके सामने है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने की ही ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ सामने दिख जाती है जो जैसे होती है। तो मेरा यहाँ पर किसी कोई एथलीट से ना ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्सनल कभी भी किसी को अटैक करता हूँ या फिर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसे बोलता हूँ। आप लोग जानते हो मैं इस तरीके से ही चैनल रन करता हूँ, जो चीज़ जैसे है मैं सामने बोल देता हूँ। मैं हार्डी, डायरेक्ट, सैमसन दादा जैसी फिजिक्स को भी जो मुझे सही लगता है सही बोलता हूँ, जो मुझे खूबी लगती है गिनवाता हूँ, जो नहीं लगता नहीं मना कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि एथलीट्स में वो चीज़ें नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट रेट छोड़ो, वो विजन है ही नहीं जो फॉरेन कंट्री के एथलीट्स में है, इसलिए वो बहुत कम टाइम में ग्रो कर जाते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप वो रिजल्ट से ही बता दोगे कि किस पे विजन है किस पे विजन नहीं है। देखो ना दोस्तों, जहाँ वो एथलीट्स 1-2 साल में इतना इंप्रूव कर जाते हैं, वहीं हमारे एथलीट्स पहले से भी और नीचे गिरते हैं। यहाँ पर अनुज सालियान अपनी बैक को ओपन भी नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, अगर आप देखोगे इसके अंदर बैक डबल के अंदर में और ओपन कर सकते थे। मेरे हिसाब से रामनिवास की बैक भी और ज़्यादा शायद ओपन हो सकती थी, डिपेंडिंग अपॉन कि पोजिंग प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा रहती है। जाहिर सी बात है बैक के पोजेस में भी ये दोनों एथलीट्स उस तरीके से हिट नहीं कर रहे जिस तरह फॉरेन एथलीट्स हिट करते हैं इन पोजेस को, ज़्यादा एक परफेक्शन के साथ, ज़्यादा एक डेप्थ के साथ में। तो वो एक हो गया तरीका। मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, अगर आपको लगे कि यार इसकी खुद की बॉडी नहीं है, कैसे ऐसे क्रिटिसाइज़ कर सकता है, तो इसलिए मैं अपने से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ इससे, हार्डी, शुपन, सैमसन दादा जैसे लोगों से, जिनसे हम सीख सकते हैं और सीखना चाहिए। अगर खुद को हम मान समझेंगे तो हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए डेफिनेटली हमारे एथलीट्स ग्रेट हैं, बट दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करो, जब हार्डी और सैमसन बैक डबल कर रहे हैं, इनकी लोअर बॉडी देखो, इनके लेग्स को देखो ध्यान से, ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। और अब हमारे जो एथलीट्स हैं जब ये बैक डबल हिट करते हैं तो इनके लेग्स को देखो ध्यान से, कितना ज़्यादा शेक कर रहे हैं। क्यों शेक कर रहे हैं? पोजिंग प्रैक्टिस कम है, वो लैक ऑफ पोजिंग। यही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। तो मैं कुछ भी ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें सामने सामने रख करके जितना कंपैरिजन हो सकता है वो सारी चीज़ें उस तरीके से ही रखने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें हम लोग इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। खैर यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले पोस्ट पे, साइड ट्राइसेप अगर हम देखें, लेकिन उससे पहले बस 1 मिनट का मेरे को वक्त दो। हमेशा की तरह एक बढ़िया ही अच्छा प्रोडक्ट दिखाऊंगा, बेकार प्रोडक्ट मैं दिखाता नहीं हूँ। इसको सुनो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये आता है क्रिएटिन, नया नाम क्रिया एम्प, और ये आता है अब हाई स्टेबलाइज्ड फॉर्म के साथ में। इसकी बायो अवेलेबिलिटी अब सुपीरियर हो चुकी है और एब्जॉर्प्शन रेट भी पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। क्रिएटिन आमतौर पे क्रिएटिनाइन में कन्वर्ट होता है, पर इसमें इस चीज़ को भी कम करा गया है ताकि ज़्यादा क्रिएटिन आपकी मसल्स के अंदर अवेलेबल रहे, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में, पंप प्रोवाइड करवाने में। क्रिएटिन का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो स्ट्रेंथ देता ही देता है। कोई और सप्लीमेंट दे ना दे, लेकिन 1 हफ्ते से 10 दिन में क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको एक फ़र्क देता ही देता है जब आप जिम में वर्कआउट मारने जाते हो। अगर आप परचेज करना चाहो मसल ब्लेस के इस नए क्रिएटिन को, तो उसका प्राइस आपको 500 रुपये दिख रहा होगा। मेरा कोड अप्लाई कर ही देना। तो बस यही था दोस्तों, अब वीडियो में वापस बढ़ते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे साइड ट्राइसेप की। तो अनुज सालियान का साइड ट्राइसेप पोज करने का ये तरीका है जिसमें कि ट्राइसेप्स काफ़ी पीछे छुपा लेते हैं, वो स्टमक काफ़ी स्टिक आउट कर लेते हैं बाहर की ओर, और चेस्ट उनकी डेफिनेटली ज़्यादा डोमिनेट करती है इस पोज में। ट्राइसेप डोमिनेट नहीं कर रहा और एब्स और स्टमक ये ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। वहीं पर ही रामनिवास का जो तरीका है वो उनसे बेटर है, क्योंकि वो अपने आर्म्स को थोड़ा ज़्यादा ट्राइसेप्स का हॉर्सशू भी दिखा रहे हैं, एब्स भी कहीं कहीं पे कस ले रहे हैं, तो एब्स उनके बहुत ही डीप है, और लेग्स के अंदर वो क्रॉस ट्राइशंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रंट क्वाड से बार बार टाइट करके। तो अनुज सालियान का पोज करने का तरीका ही उस लेवल का नहीं है। और हाँ, अनुज की चेस्ट जो इतनी बड़ी दिख रही है उसमें गायनों भी ज़्यादा करके दिख रहा है, तो पोजिंग में ही काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रहे हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू रामनिवास। इसके बाद एब्डोमिनल्स एंड थाई आ जाता है। फॉर सम रीज़न हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स इस पोज में वैक्यूम बिल्कुल भी हिट नहीं करते हैं। मैंने शायद ही किसी को देखा होगा, कम एथलीट्स होंगे, बट जो मेन स्ट्रीम एथलीट्स हैं रामनिवास, अनुज सालियान, ये लोग वैक्यूम हिट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बाहर एथलीट्स कर लेते हैं, वो बहुत मासिव और भारी भरकम होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि रामनिवास का जैसे कि एक जो एक्स फ्रेम है वो इस पोज में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जा रहा है। उनके स्मॉल लेग्स जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लग रहे हैं इस वाले पोज में, उनकी ब्लोटेड वेस्ट साइड से जो ऑब्लिक्स का सेक्शन है वो काफ़ी ब्लोट मार रहा है। एब्स ज़रूर से कसे हैं, बट वेस्ट इतनी ब्लोट मार रही है कि वी टेपर ख़राब हो जा रही है। लैट्स उतने बड़े दिख नहीं रहे हैं, जो फ्रंट डबल बाइसेप करते हुए तो दिखते हैं, बट इसमें उतने बड़े दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर एथलीट वैक्यूम अंदर खींचता है तो उसकी वो क्रेजी वी टेपर भी दिखती है, लेग्स भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़े दिखते हैं, और वो एक्स ज़्यादा अच्छा दिखता है। इससे तो अच्छा दिखेगा जो ये अभी पोज होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट इंडियन एथलीट्स वैक्यूम बिल्कुल पुल ऑफ नहीं करते हैं। अनुज सालियान भी वैक्यूम पुल नहीं करते हैं, और नॉर्मली एब्स को स्क्वीज़ करके ही एब्डोमिनल्स एंड थाई कर रहे हैं। तो कायदे से पोज का नाम एब्डोमिनल्स एंड थाई है, तो एब्स को ही स्क्वीज़ करा जाना चाहिए। बट
बाहर एथलीट्स वैक्यूम पुल करते हैं, दोनों तरीके से दिखाते हैं कि देखो हमारा एब्डोमिनल सेक्शन पे इतना अच्छा कंट्रोल है, और उससे वो क्रेजी वीटे पर भी दिखाते हैं। कई लोगों के एब्स भी अच्छे नहीं होते ना, तो भी वैक्यूम बहुत मदद करता है उनको क्रेजी वीटे पर दिखा लेने में। यहाँ पर क्लियरली हम देखेंगे कि रामनिवास के एब्स, कंडीशनिंग, बॉडी की शार्पनेस बार बार उनको आगे कर दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनुज के एब्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वेल डिफाइंड है, लेग्स बहुत ही मोटे और बड़े हैं, कहीं ना कहीं लैट्स छोटे हैं। अगर वो इसमें वैक्यूम करते तो उनकी वीटे पर बहुत क्रेजी होती है और इस पोज को उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। हो सकता है अभी भी इस पोज को वो जीते हो, तो वो तो जजेस को ही बेहतर पता होगा, बट रामनिवास इस पोज में अगेन कंडीशनिंग कुल मिला के बहुत ही आगे की दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो शायद इस पोज को जीत गए होंगे। तो ये मैं नहीं जानता, ये तो जजेस ही जानते होंगे दोनों ही एथलीट्स में, क्योंकि अपने अपने फ्लॉज हैं और अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जहाँ तक मुझे समझ आता है मोस्ट मस्कुलर एक मैंडेटरी पोज नहीं होगा इन दोनों का, बट हाँ अनुज सालियान का मोस्ट मस्कुलर इतना क्रेजी पोज है ना, किसी का हो ही नहीं सकता अभी मेंस बॉडी बिल्डिंग में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग में इस तरीके का पोज। क्रेजी पोज है, बहुत ही पहले से भी अच्छे हो गए हैं इस वाले पोज के अंदर में। खैर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल्स की, क्योंकि ये ओवरऑल नहीं था, ये तो 100 kg बिलो वाली कैटेगरी थी। ओवरऑल में एक थे ट्रंक 196, इनका नाम था महेश पाटिल। ट्रंक 238 का मुझे नाम यार अभी तक भी नहीं पता, उसके लिए सॉरी बोलूँगा, लेकिन आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं कमेंट ऊपर पिन करूँगा ताकि इनका नाम तो हमें पता लगे। और ऑब्वियसली तीसरे थे रामनिवास। यहाँ पर हम देखेंगे कि महेश पाटिल के लिए मैंने काफ़ी सुना है कि ये जीत सकते थे इस कंपटीशन को, इनकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी। देखो ये एक चीज़ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इनकी फिजिक में जो मास था और जो प्रोपोर्शंस थे वो मच बेटर थे रामनिवास से। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन बॉडी बिल्डिंग पैनल पे जो बैठे हुए जजेस हैं ना, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम करा है कंडीशनिंग को रिवॉर्ड करके। इस साल भी इन्होंने रामनिवास को जिताया क्योंकि उनकी कंडीशनिंग दोस्तों पूरे मिस्टर इंडिया के किसी भी एथलीट से ऊपर थी। वो सबसे बेस्ट कंडीशनड, हार्ड, छिले हुए बॉडी बिल्डर थे। और यहाँ पर डेफिनेटली दूसरे एथलीट्स में किसी में मास ज़्यादा है, किसी के लेग्स बड़े हैं, किसी के बैक में ज़्यादा फुलनेस है। यहाँ पर महेश पाटिल को ही देख लो, इनकी बैक में ज़्यादा फुलनेस है, एक अच्छी बैक मुझे इनकी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स उतने ज़्यादा कंडीशनड ही नहीं है जो रामनिवास के पास में है। तो इसीलिए डेफिनेटली महेश की फिजिक ऐसी है कि अगर ये और छिले हुए आते तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाते इस कंपटीशन को। या फिर ट्रंक 238, इनके भी लेग्स अच्छे हैं, इनकी बॉडी में भी कहीं कहीं पे मास अच्छा है, बट कोई भी उस लेवल की कंडीशनिंग के आसपास भी नहीं था जो रामनिवास दिखा रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है इनका जीतना काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई करने लायक है। मुझे लगता है कि इनकी कंडीशनिंग को, इनकी मसल मैच्योरिटी को यहाँ पर रिवॉर्ड किया गया है जजेस के द्वारा। ये था ये कॉन्टेस्ट, चैंपियन ऑफ चैंपियन भी बोलते हैं ये लोग। तो रामनिवास बन गए 2024 के मिस्टर इंडिया चैंपियन। इसके अंदर अगर बात करता हूँ मैं दूसरे एथलीट की, तो वो नाम आ जाता है, काफ़ी बड़े एथलीट, वो नाम आ जाता है मुरली कुमार का। मुरली कुमार इसके अंदर दिखाई दिए, लेकिन मुरली कुमार हमें एकदम इसमें ऐसे दिखाई दिए जो कि ऑफ दिखे। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे इंटरनेट पे, कई लोगों ने कई तरीके के तर्क वितर्क रखे। पहले तर्क रखने वाले वो लोग हैं जो एक लेजेंड आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, समझे। लेजेंड आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि वो इस एज में ही कम्पीट कर रहे हैं, यही बड़ी बात है, वो तो एक लेजेंड है। दूसरे किस्म के लोग वो हैं जो ऐसा आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर रेडी नहीं थे तो खेलने क्यों आए। तो दोनों आर्ग्यूमेंट में से आप किसकी साइड पे हो, आप लिख सकते हो। मैं इसमें अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जो क्लियर कट बात है, जो फैक्ट बात है, वो बोलूँगा। और वो बात आती है कि ये एक्चुअली में 4 to 5 वीक्स आउट दिख रहे हैं, इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है। ये उतने श्रेडिड नहीं आए हैं जितना कि एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पे आना चाहिए, इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है। अब आप इसको फेवर करते हो या इसको अपोज करते हो, आपकी चॉइस है। बाकी मैं तो सामने यही देख रहा हूँ कि एक बॉडी बिल्डर 4 to 5 वीक्स आउट है और वो और श्रेडिड हो सकता था। ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ डेफिनेटली उनके ये पीक करने के ईयर्स नहीं है, ये बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, तो वो तो आर्गूमेंट्स होते रहेंगे, बट मैंने जो फैक्ट रखा वो यही है। तो ये सारे के सारे दोस्तों इसमें एथलीट्स थे, बहुत ज़्यादा बड़े एथलीट्स, पहले वाले अब तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे एथलीट्स जो 2-3 साल पहले कम्पीट करा करते थे वो अब हमें नहीं दिखाई दे रहे फॉर सम रीज़न। लेकिन जो भी एथलीट्स अब दिख रहे हैं वो भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रामनिवास जैसे। इस तरीके से कॉम्पिटिशन रहा और मेरा तो इसमें यही कहना है कि हमारे पास में आज की डेट में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि आज का कंपैरिजन का ही दौर है, तो हमारे पास ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है जिसके चलते हम लोग खुद को महान बताए या फिर ऊपर बताए फॉरेन बॉडी बिल्डर्स से। पहले कंपैरिजन नहीं था, इसीलिए हम लोग, हमारे जितने भी एथलीट्स थे सब लेजेंड कहलाए जाते थे, चाहे उनमें रामनिवास भी क्यों ना आए, वो आज भी लेजेंड है। लेकिन जो लोग मानते हैं, लेजेंड मानना आपके परसेप्शन पे होता है। सुनील यादव, संग्राम चौगले, सुहास खामकर,
उनसे पुराने एथलीट्स लेजेंड आप उनको मानते थे, हम लोग उनको मानते थे। बट आज का दौर ऐसा है, मैं तो बिल्कुल फैक्ट बात बता के चलता हूँ कि आज अगर ये लोग कम्पीट कर रहे होते, आज इनका कंपैरिजन होता बाहर के एथलीट से, हार्डी शुपन से, डेरेक लंसफर्ड से, बिग रैमी से, और आखिर में लोग यही बोलते कि क्यों हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि पहले पता नहीं था कि वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है, प्रो कार्ड का सिस्टम नहीं था। आज सब कुछ ओपन हो गया और जाहिर है इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे हो कि इससे अच्छा तो प्रो कार्ड लो और फॉरेन कंट्री में जाकर के खेलो और अपने आप को उनके स्टैंडर्ड के बराबर लाने की कोशिश करो, जिसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे एथलीट्स यहीं पर ही रहते हैं जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, या तो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं या फिर एक्सक्यूज़ होते हैं। इन रिजल्ट्स के ना आने के पीछे एक्सक्यूज़ हमेशा यही रहेंगे कि पैसा बहुत लगता है बाहर कम्पीट करने में, बॉडी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपने घर परिवार को छोड़ करके रहना पड़ता है बाहर, और काफ़ी हार्ड हो जाता है कई बार बॉडी बिल्डिंग करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरानियन लोगों के लिए या इजिप्शियन लोगों के लिए या मिडल ईस्ट के लोगों के लिए बहुत इजी रहा है, उन्होंने भी ये सारे स्टेप्स करे हैं, उनको भी वीज़ा किसी ने हाथ में ला करके नहीं पकड़ा दिया। हार्डी शुपन का केस तो हम हर साल सुनते ही हैं, उन्होंने करके दिखाया, मिस्टर ओलंपिया बन के दिखाया, जिसमें कभी दुनिया नहीं मानती थी। तो अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पर विजन होना ज़रूरी है। अगर विजन नहीं होगा तो आपके पास एक्सक्यूज़ होंगे, जो हमारे एथलीट्स पे आमतौर पे रहते हैं। तो मैं बहुत ही ओपन रहता हूँ उन चीज़ों के लिए, चाहे कोई भी बात हो, मैं जिस तरीके से समझता हूँ उस तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। क्रिटिसाइज़ है, जानता हूँ ये क्रिटिक करना ही है, पर ये सब लोगों को समझना चाहिए कि अब दुनिया बदल रही है, एथलीट्स का ग्रोथ रेट उस तरीके से नहीं जा रहा है। संग्राम और सुनीत के टाइम पे या फिर सुहास खामकर के टाइम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगती थी बॉडी बिल्डिंग कि हम लोग कुछ करेंगे, पर आज ऐसा नहीं लगता। हाँ, जो लोग IFBB प्रो लीग में चले गए उनके अंदर धीरे धीरे करके चेंजेस ज़रूर से आ रहे हैं, लेकिन इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से मुझे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। फिलहाल के लिए तो यही था दोस्तों, ये कॉन्टेस्ट मिस्टर इंडिया का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये ज़रूर से प्रोडक्ट आप चेकआउट करना मसल ब्लेज का, जो क्रिएटिन एम्प है। अब दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।